हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 अक्टूबर 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज यानी कि 26 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, रियलमी ने इनमें से किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो रियलमी आप जानते हैं ये चाइना की एक स्मार्टफोन कंपनी है। जिस तरीके से वीवो, ओप्पो ये सब कंपनियां चाइना की हैं, इसी तरीके से रियलमी भी चाइना की ही स्मार्टफोन कंपनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन्होंने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि KL राहुल। KL राहुल आप जानते हैं ये IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं और ये इस समय पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। तो इन्हीं को रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आपको पता होगा KL राहुल जो हैं इन्होंने इस बार के IPL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे। टोटल 30 छक्के इन्होंने लगाए थे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने निम्न में से किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स का CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। तो यहाँ पर जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लिखा हुआ है, ये जो योजना है इसको साल 2014 में भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मेन मकसद है कि ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के जो खिलाड़ी हैं इनके प्रदर्शन को बेहतर करना। और ऐसा पिछले 7 सालों में हुआ भी है। आप देख सकते हैं 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था और इस साल के जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स हुए हैं उनमें भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपको याद होगा इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे, जबकि जो टोक्यो पैरालंपिक गेम हुआ था उसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, जो कि अब तक के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। तो ओलंपिक के अंदर भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए साल 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो अभी क्या है कि इसके नए CEO बन गए हैं पुष्पेंद्र कुमार गर्ग। पुष्पेंद्र कुमार गर्ग जो हैं ये नौकायन यानी कि याचिंग से संबंधित हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है जिसको अब बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो भी इनको मिल चुका है। तो पुष्पेंद्र कुमार गर्ग जो हैं इन्हीं को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का CEO अपॉइंट कर दिया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में खबरों में रही भारतीय खिलाड़ी रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से है। रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बेंगलुरु के अंदर सब जूनियर और जूनियर लेवल की नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट में इन्होंने 2 रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये दोनों रिकॉर्ड बनाए थे माना पटेल ने। आपको इनके नाम से याद आया होगा, ये भारत की एक महिला तैराक हैं और इन्होंने इस बार के ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। तो माना पटेल जो कि एक ओलंपियन हैं, इन्होंने साल 2014 में 2 रिकॉर्ड्स बनाए थे। एक तो 50 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर और एक 100 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर, यानी कि ये जो दोनों इवेंट होती हैं तैराकी के अंदर, इनमें इन्होंने सबसे कम समय में इसको कंप्लीट किया था। लेकिन अब 7 साल के बाद इन दोनों ही रिकॉर्ड्स को भारत की रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने तोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने इनसे भी कम समय में इन इवेंट्स को कंप्लीट किया है। तो याद रखिएगा रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार जो हैं ये एक तैराक हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये तैराकी से संबंधित हैं। दोस्तों एग्जाम्स के अंदर जो भी खिलाड़ी चर्चा में रहते हैं उनके राज्य भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार हैं ये कर्नाटक से हैं, जबकि माना पटेल जिनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है ये हैं गुजरात से, और दोनों ही भारत की मशहूर तैराक हैं। दोस्तों हाल ही में 21 अक्टूबर को पुरुषों की फीफा रैंकिंग जारी की गई है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो समय समय पर जिस तरीके से टूर्नामेंट्स होते रहते हैं उसी हिसाब से फीफा रैंकिंग भी जारी की जाती है, क्योंकि जो दुनिया भर की टीमें हैं उनकी रैंकिंग में बदलाव होता है। तो अभी जो नवीनतम फीफा रैंकिंग जारी हुई है पुरुषों के लिए, ये 21 अक्टूबर को जारी हुई है। इसमें अगर हम नंबर 1 टीम की बात करें तो पूरी दुनिया की जो नंबर 1 फुटबॉल टीम है पुरुषों में वो है बेल्जियम की टीम। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्राजील, फिर तीसरे स्थान पर है फ्रांस, और इसी तरीके से अगर हम भारतीय फुटबॉल टीम की बात करें तो ये इस रैंकिंग में 106वें स्थान पर है।
सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले भारत की रैंक 107 थी, तो एक स्थान भारत ने इम्प्रूव किया है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हाल ही में एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था जिसको भारत ने ही जीत लिया है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये है सैफ चैंपियनशिप 2021। दोस्तों जो सैफ चैंपियनशिप है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए ये जो सैफ चैंपियनशिप हुई है ये इसका 13वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था मालदीव की राजधानी माले में, और इसको जीत लिया है भारत ने। इसमें भारत ने हराया था नेपाल को, और इस चैंपियनशिप के अंदर सबसे ज़्यादा गोल किए थे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 5 गोल किए थे। और फाइनल के अंदर जो इन्होंने 1 गोल किया था उसकी वजह से इन्होंने लियोनेल मेसी के भी बराबरी कर ली है, क्योंकि लियोनेल मेसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 80 गोल किए हैं, और अब भारत के सुनील छेत्री ने भी 80 गोल कंप्लीट कर लिए हैं। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के बारे में ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। हाल ही में किस महान अभिनेता को साल 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है ये भारत के अंदर फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यानी कि भारत में जितने भी फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनका एक ड्रीम होता है कि वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएं। तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है भारत के मशहूर अभिनेता रजनीकांत को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारत के अंदर फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये दादा साहब फाल्के जो हैं इन्होंने ही सबसे पहली फिल्म भारत की बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और ये रिलीज हुई थी 1913 में। तो इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये सबसे पहली बार दिया गया था 1969 में, और ये जिनको मिला था वो थी देविका रानी। ये क्वेश्चन न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी, और अभी लेटेस्ट साल 2019 के लिए दिया गया है भारत के मशहूर एक्टर रजनीकांत को। यहाँ पर आपको याद रखना है कि रजनीकांत जो हैं ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले 51वें व्यक्ति हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनमें से कौन से राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैसे तो इसकी अनाउंसमेंट मार्च महीने में ही हो गई थी, लेकिन अभी अक्टूबर महीने में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा जो विनर्स हैं उनको ये प्रोवाइड किया गया। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भारत के सिक्किम राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं PS गोले, जिनका दूसरा नाम है प्रेम सिंह तमांग, और इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो सिक्किम राज्य को इस बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। यानी कि फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए भारत का सबसे अच्छा राज्य था साल 2019 में सिक्किम राज्य। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है ये साल 2019 की फिल्मों को दिया गया है। दोस्तों इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। कुछ विशेष कैटेगरी हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म, यानी कि इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है एक मलयालम फिल्म ने, जिसका नाम है मरक्कर अरेबिका डिलिनते सिम्हम। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है संजय पूरन सिंह चौहान ने, और इनकी जो फिल्म है उसका नाम है 72 हूरें। तो 72 हूरें नाम की जो फिल्म है इसके डायरेक्शन के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है 2 लोगों को संयुक्त रूप से। यहाँ पर जो 2 विजेता हैं, एक तो है मनोज वाजपेयी, इनको हिंदी फिल्म भोसले के लिए दिया गया है, जबकि दूसरे विजेता हैं धनुष, इनको दिया गया है जो फिल्म है तमिल फिल्म है असुरन। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये दिया गया है कंगना रनौत को, और इनको 2 फिल्मों में इनके अभिनय के लिए दिया गया है। एक तो है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, और दूसरी फिल्म है पंगा। तो इन दोनों फिल्मों में इनके सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड।
वैसे आपको बता दूं, हाल ही में कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो यहाँ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शायद यही क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा भी था, तो आगे हम लोग देखेंगे लास्ट डे क्वेश्चन में। और इसके बारे में तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया कि इस बार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है सिक्किम राज्य को। इसी तरीके से ये जो 2 अवार्ड्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है विजय सेतुपति को और सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है पल्लवी जोशी को। तो इस तरीके से अगर आप इन कैटेगरीज के विनर्स के नाम याद रखते हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक T20 मैच का आयोजन किया गया। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेडियम में खेला गया। ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान। और T20 वर्ल्ड कप आप जानते हैं 2 कंट्रीज में हो रहा है, UAE और ओमान में। तो UAE यहाँ का जो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में 24 अक्टूबर को एक मैच खेला गया। ये मैच काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले तक भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर 12 बार आमने सामने थे। यानी कि अभी तक के इतिहास में जितने भी वर्ल्ड कप हुए थे उसमें भारत और पाकिस्तान सिर्फ 12 बार ही आमने सामने आए थे। और ये जो 12 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे, इन 12 के 12 को भारत ने ही जीता था। इनमें से 7 मैच ODI फॉर्मेट के थे और 5 मैच T20 फॉर्मेट के थे। लेकिन दोस्तों अभी 24 अक्टूबर को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप के अंदर 13वां मैच हुआ, इसको भारत हार गया। यानी कि अब ये रिकॉर्ड भारत का टूट गया है क्योंकि इसको पाकिस्तान ने जीत लिया है। तो अभी 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो T20 मैच हुआ था, इसको पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये कौन से स्टेडियम में खेला गया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। भारत और किस देश की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है कोंकण शक्ति 21 हाल ही में शुरू हुआ है। तो अभी तक आपको पता होगा भारत और ब्रिटेन के बीच में 3 युद्ध अभ्यास होते थे और तीनों अलग अलग सेनाओं के लिए होते थे। जैसे कि कोंकण अभ्यास जो होता था ये भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में होता था। इसी तरीके से इंद्रधनुष एक अभ्यास होता था और इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये भारत और ब्रिटेन की एयरफोर्स के बीच में आयोजित किया जाता था। इसी तरीके से भारत और ब्रिटेन की आर्मी के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता था उसका नाम था अजय वॉरियर। तो इन तीनों अभ्यासों के अलावा अब भारत और ब्रिटेन के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है और हाल ही में इसका पहला संस्करण 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो क्योंकि ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है यानी कि इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये पहली बार भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों ये क्वेश्चन इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और इसका आयोजन भारत में ही हो रहा है। भारत में इसका आयोजन 2 स्थानों पर हो रहा है, मुंबई के अंदर और उत्तराखंड के चौबटिया में। चौबटिया में आर्मी की एक्सरसाइज होगी और मुंबई के अंदर एयरफोर्स और नेवी की। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने रामनाथ कृष्ण को अपना नया MD और CEO अपॉइंट किया है? यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपको दिख रही हैं ये सभी भारत की रेटिंग एजेंसियाँ हैं। तो इनमें से जो इकरा रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने हाल ही में रामनाथ कृष्ण को अपना MD और CEO अपॉइंट किया है। इकरा जो रेटिंग एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और ये बनी थी साल 1991 में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत के अंदर जो मतदान की प्रक्रिया है इसको और भी ज़्यादा तेज करने के लिए, इसको पारदर्शी बनाने के लिए और साथ ही में पेपर वर्क कम से कम करना पड़े, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है गरुड़। इस एप्लीकेशन के ऊपर जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं यानी कि BLO, उनके द्वारा सेंटर्स का डेटा जो है यानी कि जो मतदान केंद्र होते हैं उनका डेटा इस एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये डिजिटल मैपिंग की जाएगी। दोस्तों जो भारत का भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। और इस समय भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
उनका नाम है सुशील चंद्रा। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला किस शहर में खोली गई है? वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, इसके आप नाम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर वन्य जीवों का जो डीएनए होता है उसका परीक्षण किया जाएगा। तो अभी तक भारत के अंदर जो भी वन्यजीव डीएनए परीक्षण लैब्स थी वो केंद्र सरकार के स्वामित्व में थी, लेकिन अब भारत की जो पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है ये बनी है महाराष्ट्र के नागपुर में, और इसका हाल ही में उद्घाटन किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा दिल्ली को अपनी पहली एनिमल डीएनए प्रयोगशाला मिली थी जो कि दिल्ली के रोहिणी में बनाई गई है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ किस लेखक की रचनाओं का संकलन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रस्किन बॉन्ड। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड जो हैं ये ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी जो हाल ही में पुस्तक आई है राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये इन्हीं की रचनाओं का एक संकलन है। इनके जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद की गई रचनाएं हैं उनका संकलन इस किताब में किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया था। इसका राइट आंसर है कंगना रनौत, जिनको इस बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सवाल यह है कि हाल ही में किस देश ने गणतांत्रिक तरीके से डेम सेंट्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है? तो यहाँ पर जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 26 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इसी तरीके से हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे 27 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।